हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का 8th चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे बल और गति के नियम के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या और भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिनमें जनरल साइंस आती है, साथ में ही जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें कवर होती रहे और आपकी हेल्प होती रहे। यहाँ पर जो भी जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे क्लास 6 के हो, 7th के हो, 8th के हो, 9th के भी लगभग जो है 7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हैं। आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से आप लोग चीज़ें समझिएगा, आराम से बस आपको सुनना है, कुछ नहीं। ठीक है, देखो पिछला अध्याय हमने पढ़ा था मोशन से संबंधित, यानी गति से संबंधित पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं बल और गति के नियम के बारे में, यानी कि अब हम एक स्टेप और आगे चले गए हैं। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एकरूपता होती है तथा कभी नहीं होती है। एकरूपता का मतलब एक जैसी चलती है, एक जैसा होता है। यहाँ पर कभी एक जैसा होगा और एक जैसा नहीं होगा। सरल रेखीय गति में तो एक ही ट्रैक पे वो चलती है। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसे ही सभी जिज्ञासाओं या ऐसे ही जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं कि गति क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझाए रखा था। वैज्ञानिक और दार्शनिक वो होते हैं जो आगे आगे चीज़ें सोचते हैं, उनकी खोज करते हैं। ठीक है ना। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर, यानी कि ठोकर जैसे अपन पैर से लगाते हैं ना, वैसे फर्श पर रखी हुई है कोई भी गेंद, उसको धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती है। ये आप सभी भी जानते हैं कि एक स्टेप ऐसी आती है कि वो गति उसकी स्लो डाउन हो जाती है, मतलब कि रुक जाती है। ऐसी परिस्थितियों से ये पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम अवस्था मतलब कि ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो एक न तो वो हिल रही है, न डुल रही है, न आगे जा रही है, न पीछे जा रही है, यानी कि गति नहीं कर रही है विराम अवस्था में। ठीक है ना, ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। यहाँ पर गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने जो है गति के नियमों के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, वो क्या आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने प्रतिदिन के जीवन में, यानी कि आपने देखा होगा कि जो विज्ञान विषय है ना, वो आपके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही है सारी विज्ञान से रिलेटेड ही है। चाहे आप सुबह उठ रहे हैं, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी रसायन ले रहे हैं, है ना, कोई ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो, सब यहाँ पर रसायन हर चीज़ में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पर अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए, यानी कि बहुत सारी बार आपने देखा होगा बस को रोकने के लिए, है ना, बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ढलान पे से कोई ऐसी वस्तु गोल सी गुड़का देते हैं, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देख रखी है। ठीक, गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। शारीरिक का मतलब ऐसा है कि जैसे अभी कोई पत्थर ऊपर से गुड़कता हुआ आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि दिमाग से ही आप उस पत्थर को वहीं रोक देंगे, है ना, तो वो तो होगा मानसिक प्रयास, पर आप दिमाग से नहीं रोक पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ बाहरी चीज़ें शारीरिक रूप से करनी होगी, तो उसे कहते हैं शारीरिक प्रयास। हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने, ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं, यह क्या है, यानी कि बल के बारे में भी हम जानेंगे। गति तो आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सा, कोई भी चीज़ अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गति कर रही है। ठीक है, बल के बारे में जानेंगे कि आखिर में बल क्या होता है। तो किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो आप बल लगाएंगे या जो आप दबाव लगाएंगे वही बल कहलाता है नॉर्मल भाषा में। अब हम साइंस की भाषा में भी देखेंगे यह क्या है। वास्तव में बल को न तो किसी, अब देखो, वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न चखा है और न ही महसूस किया है।
हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं तो क्या है, वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर आप ठोकर लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो गति करेगी। ये सब गति की अवस्था है जो कि चित्र 8.1 में आपको देखने को मिल रही होगी। ये देखो, इस ट्रॉली को एक खींच रहा है ना, आगे धक्का दे रहा है। दराज को खींचना ये गति है। ये स्टिक से जो है गेंद को मार रही है, तो ये भी ये गति है। ठीक है, तो हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उसमें गति होती है। ठीक है, चलो, पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से बिल्कुल परिचित होंगे, जो कि हमने गति वाला चैप्टर पढ़ा था इसके पहले। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर वीडियो पूरा देखना, कि किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार और आकृति भी जो है क्या होती है, बदल सकती है। बिल्कुल आपने देखा होगा, बहुत सारी बार आपने स्प्रिंग को देखा होगा। स्प्रिंग पर आप दबाव लगाते हैं दोनों अंगुलियों से, तो वो स्प्रिंग दब जाती है ना, उसका आकार चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी नॉर्मली। ठीक है, बल लगाने पर देखो स्प्रिंग इस टाइप से हो जाती है, और यहाँ पर बल लगाने पर जो है गोलाकार गेंद भी क्या हो रही है, यहाँ पर अंडे के रूप में हो रही है, अंडाकार हो रही है। अब देखो, दो बल यहाँ पर आपको देखने को मिले, एक संतुलित है और एक असंतुलित बल है। संतुलित का मतलब जो दोनों तरफ से सेटिस्फाई है, और असंतुलित का मतलब जिसमें कोई सेटिस्फाई नहीं है। सीधी सी बात है, यह नॉर्मल डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। चित्र 8.3 में, अब 8.3 पहले देख लेते हैं। ये देखो 8.3 आपके साथ, सॉरी 8.3 आपको दिखा देते हैं पहले। ये रहा 8.3, ये रहा। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि चित्र 8.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये एक्स और वाई दो धागे यहाँ पर दिखे हैं। ठीक है ना, चित्र आपको दिख रहा होगा क्लियर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर की तरफ जा रहा है तो एक उसके अपोजिट जा रहा है। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उधर ज़्यादा बल हो गया है ना। उसी प्रकार अगर हम धागे को जो है वाई की तरफ खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना स्टार्ट शुरू कर देगा, है ना। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसे पिंड में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को कहते हैं हम संतुलित बल। ठीक है, तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं। यह बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं होते हैं, और असंतुलित बल पिंड की खिसकने की दिशा में ही क्या करता है, कार्य करने लग जाता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे क्या करता है, गति प्रदान करता है। क्या होता है, जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर, यानी कि दो टाइप के पर्स आपके होते हैं नॉर्मली। जब आपके यहाँ पर घर के पर्स देखते होंगे तो बहुत सारे फर्श तो बहुत चिकने होते हैं, जिस पर आप थोड़ा सा पानी रख के पैर रखते हैं तो फिसल जाते हैं। बहुत सारे फर्श ऐसे रहते हैं कि आप पानी क्या पूरा दूध ही डोल दो तब भी नहीं फिसलोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो ऐसा होता है। क्या होता है, जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। अब खुरदरे फर्श पर धकेलेंगे तो या तो बल ज़्यादा लगाओ, जब जाके वो खिसकेगा, या फिर वो खिसकेगा ही नहीं। यदि वे कम बल के साथ कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल क्या होता है उस पर जो है उसके विपरीत दिशा में काम करता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी हम बल लगाते हैं किसी भी चीज़ पर खुरदरी सतह पर, तो बल की दिशा के विपरीत जो है घर्षण बल कार्य करता है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह और फर्श की खुरदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को क्या करने लगा रहता है, संतुलित करने लगा रहता है। यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। चित्र 8.4 भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये वाला है ना, ये दोनों लगे हुए हैं पर यहाँ ये नहीं खिसक रहा है। तो 8.4 बी में बच्चे जो हैं बक्से को जोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी जो है नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल अभी भी जो है धकेलने वाली बल को क्या कर रहा है, संतुलित करने में लगा हुआ है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, जहां असंतुलित बल का करने लग जाता है, कार्य करने लग जाता है। इसलिए बक्सा क्या होता है, खिसक जाता है। यहाँ देखिएगा
डायग्राम के हिसाब से आप देखते हुए चलेंगे तो ये बक्सा खिसक रहा है, थोड़ा सा स्पीड का यहाँ पर एरो बना रखा है ये, ताकि ये आगे खिसक रहा है। बाकी आपको प्रैक्टिकली समझ लेना चाहिए, खुद ही कर लेना चाहिए, नॉर्मल सा है, ठीक है ना। देखो जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये बात याद रखना, बल जो है घर्षण बल जो है गति की दिशा के विपरीत ही कार्य करेगा, ये ध्यान रखेंगे। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, पेडल लगाना होगा। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गति, सतत का मतलब लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, तथापि वह बिल्कुल गलत बल है ना। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल यानी कि जो बाह्य बल है, जो घर्षण बल है, संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसकी दिशा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए, त्वरित मतलब कि आगे की ओर ज़्यादा स्पीड पे त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और उसकी गति और गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक कि संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से जो है गतिमान रहेगी। चलिए अब हम देखते हैं गति का प्रथम नियम। एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये आगे भी आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। गति का प्रथम नियम यहाँ पर देखो, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो जो कि एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक तो कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है। आनत तल यानी कि फर्श वाला जो चीज़ रहती है उस पर खुरदरा रहता है, उस पर उनका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है, ठीक है ना। अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी कि अगला चैप्टर जो भी होगा उसमें। और नीचे जो है पहुँचते पहुँचते ये एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है, जैसा कि चित्र 8.5 बी में दर्शाया गया है। यहाँ पर 8.5 बी आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आनत तल है और यहीं पर जो है ये गतिविधि कर रही है। अभी आपको और समझ में आएगा, पहले पढ़ लेते हैं। चित्र 8.5 बी में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटेगा, और 8.5 सी में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़कती है। दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़कती थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, अर्थात डाल को शून्य कर दिया जाए, तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अगर यहाँ से ये गोली को छोड़ेंगे तो ये गोली इतनी स्पीड से यहाँ पर चढ़ जाएगी, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर इसमें यहाँ पर इस जो भी कंडीशन अभी हमने पढ़ी है वो सब चीज़ें अगर अप्लाई करते हैं तो वो इतनी ही गति, ये दूरी तय करेगी गोली। लेकिन गोली की गति यहाँ पर देखो, इस टाइप से छोड़ेंगे यहाँ पर पहुँच जाएगी, इस टाइप से ये सारी चीज़ें होगी। क्योंकि इसमें होता ऐसा है कि किसी कांच की गोली का जो आनत तल की नीचे की ओर लुढ़केगी, ये तो ये पहली ऑप्शन में ये रही आपके सामने, नीचे की तरफ जा रही है। दूसरे में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की ओर गति कर रही है, ये दूसरा जो काले कलर का है इसमें दिख रहा है। तीसरा कांच की गोली की द्वि आनत तल पर गति हो रही है, मतलब कि दो तरफ से ये गति कर रही है। इस टाइप से ये सारी चीज़ें हैं। आगे पढ़ते हैं हम, गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ते हैं। ये एक वैज्ञानिक है, उनके बारे में जान लेते हैं जो गति के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे थे। देखो, गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित और प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता जो है इनके वेनेजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन किया।
इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वास्तविक रुचि गणित में थी। अब कोई गणित में इंटरेस्ट रखता है और उसको आप जीव विज्ञान पढ़ाओगे, बायोलॉजी पढ़ाओगे तो किससे काम चलेगा, नहीं चलेगा। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक याद रखना द वैलेंसिटा लिखी, जिनमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1500 यहाँ पर देखो आर्किमिडीज की विधि का जो है इन्होंने वर्णन किया था, यानी कि इनसे पहले एक आर्किमिडीज जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोई विधि दी थी, उसका भी इन्होंने अध्ययन किया था। अगर हम बात करें 1589 में उन्होंने अपनी एक निबंध भी लिखा था, डी मोट नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधित अपने सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत भी किया था। अगर हम बात करें सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पांडुआ विश्वविद्यालय, अब पांडुआ भी कोई विश्वविद्यालय था उस टाइम, काफ़ी फेमस होगा, वेनिस गणराज्य में था, ठीक है, तो वहाँ पर इनको गणित के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी इन्होंने लगातार गति सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल और लोलक संबंधित अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे, समझ रहे हो कितनी क्वालिटी थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की जो है रचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक थी स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा, है ना, आकाशगंगा, बृहस्पति ग्रह के करीब 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्न ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपनी प्रेक्षणों का रहस्य उद्घाटन किया। होती है ना बहुत सारी चीज़ें जो आप मान ही नहीं सकती, वो रहस्य उद्घाटन यहाँ पर किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि और शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परित ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परित। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। होते हैं ना बहुत सारे लोग जो आपकी बात को मानते नहीं हैं, पर यहाँ पर वो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ कि जो गैलीलियो ने कहा था कि सूर्य के परित ही कक्षीय गति करते हैं सभी ग्रह, पर इन्होंने नहीं माना। वही बात है, एक स्वरूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक व्यवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ यानी कि लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल और गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया, यानी कि पहले गैलीलियो ने बातें कही, फिर न्यूटन ने उन पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो न्यूटन महोदय ने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति के नियमों के नाम से ही जाना जाता है, यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम ऐसे आपने सुना होगा। अब हम पढ़ रहे हैं। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है, देखो पहला नियम बहुत तगड़ा था, देखिएगा। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। नॉर्मल सा था, है ना, पर यहाँ पर साइंटिस्ट ने दिया है तो कुछ तर्क इसके बहुत सारे होंगे, है ना। अगर हम दूसरे शब्दों में इसी बात को करें तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने, समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जो है जड़त्व कहते हैं। याद रखेंगे, जड़त्व किसे कहेंगे? गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पहला नियम जो न्यूटन ने दिया था वो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अब ये देखो, ये आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। जो न्यूटन ने समझाई है वो सारी चीज़ें आपके दैनिक जीवन में होती है। बस में भी बैठते हैं, धक्के भी लगते हैं, ब्रेक भी लगते हैं, सब चीज़। अब देखते रहो।
किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा ही की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। आप मान लीजिएगा बस में बैठे हुए हैं, बस अच्छी खासी धुन में चल रही है, पर अगर मान लो एकदम से ब्रेक लगा दें तो आप जो अच्छी खासी धुन में ठीक ठाक बैठे हुए थे आप सारे आगे आ जाएंगे, है ना। वो क्यों होता है सब देख लेना, अभी चैप्टर में सब चीज़ समझ में आ जाएगी। नॉर्मल चीज़ें हैं पर सब चीज़ें बहुत लिंक होती है साइंस में। सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई गई। ब्रेक लगाने पर गाड़ी के साथ सीट भी जो है विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु जो हमारा शरीर है वो जड़त्व के कारण गतिज अवस्था पकड़ लेता है, यानी कि आगे की तरफ भाग जाता है। आपने देखा कभी ब्रेक लगाते सीट भाग के आगे निकल गई हो? ऐसा नहीं होता, आपका शरीर ही गति अवस्था में आ जाता है। बाकी जो सीट है, बस है, ब्रेक है, सब विराम अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई? आगे देखो, ब्रेक लगाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं, बहुत सारे मर भी सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट, जब आप कार में बैठते हैं या बहुत सारी बसों में भी अब जो है सीएनजी वाली बसें हैं, बहुत सारी BS6 वाली जो बसें हैं उनमें सीट बेल्ट आ चुके हैं। पहले आते हो नहीं आते हो अलग बात है, पर अब आ चुके हैं। अब इसलिए आ गए हैं क्योंकि ड्राइवर एक्सपर्ट हो चुके हैं। कभी टाइम की पाबंदी की वजह से स्पीड पे चलाना पड़े, कभी क्या करना पड़े, तो कभी कोई आगे आ जाए तो ब्रेक लगाएं तो एकदम से जो है यात्रियों को नुकसान ना हो, इस वजह से सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सीट बेल्ट जो होता है वो आपके शरीर को गतिशील अवस्था जो हो जाती है ब्रेक लगाने के बाद उसे रोकने में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, यह सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। कभी मतलब करके देखना, बस में आप खड़े हो ना, बस चलेगी ना तो आपका शरीर एकदम से पीछे भागेगा, पीछे की तरफ गति करेगा। ठीक है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, सुनना, क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने के कारण हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है। अब देखो कितना बड़ा लॉजिक है, बस चलेगी, आपके पैरों में संपर्क होगा, आपके पैरों में संपर्क होगा तो वो बस की जो फर्श के संपर्क में आ जाएंगे तो आपके पैरों में गति होगी, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। वो ठस के कसा रहेगा कि नहीं किधर जा रहा है, वो वाली हरकत करेगा। समझने वाली चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर बहुत सारी बार उलझा देती है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं, बिल्कुल झुकते हैं, नॉर्मल प्रोसेस। एक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप आपके सामने है, देखिएगा। चित्र 8.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाई, यानी कि एक के ऊपर एक रखकर आप लोग ढेरी बना सकते हैं इस टाइप से। ठीक है ना। अब देखो, एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी को जो है सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराई। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी की शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना। क्रियाकलाप 8.2 भी देख लीजिएगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप खुद घर पर करके भी देख सकते हैं ताकि आसानी से और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको याद रहे। कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें। ताश का पत्ता जानते होंगे आप, 52 ताश आते हैं वो वाला। अब चित्र 8.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपये का एक सिक्का रखें। पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका देना है। अब पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है।
ये देखो इसमें भी एटीट्यूड है यार, ऐसी बात नहीं है, वो वाली बात है। क्रियाकलाप 8.3, पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए, ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम देखते हैं गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है, क्यों? क्या आप अब समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बनाया जाता है? अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोक देता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में। देखो, जड़त्व का जो नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। चलो, अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था का जो है परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? दिमाग में आता होगा, क्या सभी का एक जैसा ही जड़त्व होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, आप खुद भी करके देख लेना। खाली बक्सा लाना, उसको धक्का देना, इजी वे में वो आगे खिसक जाएगा। उसमें किताबें भरना या कुछ भी भर देना, फिर धक्का देना, थोड़ा बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा या वो खिसकेगा ही नहीं। हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को जो है धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, लेकिन अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो आपका पैर टूट जाएगा। ठीक है, करके मत देख लेना। तो हो सकता है कि वह किसके भी नहीं, हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट लग जाए, आपका पैर भी फ्रैक्चर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्रियाकलाप 8.2 में हम 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला गाड़ी को, यानी कि जो ठेले वाले होते हैं, ठेला गाड़ी समझ रहे हो ना आप, ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो कैसी अजीब हरकत होगी, आप खुद करके देख सकते हैं। रेलगाड़ी हालांकि आपको कोई देगा नहीं, है ना, पर यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या है, माप है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? एक पत्थर की गेंद, एक पत्थर की नहीं, एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर, है ना, किसका जड़त्व ज़्यादा होगा? पत्थर का होगा, सीधी सी बात है। एक साइकिल और एक रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी का होगा। 5 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का तो 5 रुपये का होगा। ठीक है, नीचे दिए गए उदाहरणों में गेंद का वेग एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन है ये हर चैप्टर के हिसाब से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के रूप में आपको सारी वीडियो मिलेगी। अभी आपसे जो हो पा रहा है आप इनके क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा, है ना, बाकी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपसे नहीं भी होता है तो हम हेल्प करेंगे। नीचे दिए गए उदाहरणों में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम से दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद का किक लगाकर गोल की गई पहुंचाने का प्रयोग करता है। विपक्ष टीम का गोल कीपर जो है गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक करता है। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान कर रहा है। खुद कर लीजिएगा। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां जड़ जाती है, क्यों जड़ जाती है ये आप खुद देखिएगा। जब कोई गतिशील बल से अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर जाते हैं, क्यों, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गति के द्वितीय नियम की। वो जो सारी चीज़ें अभी सारे क्वेश्चन हमने देखे वो सब जड़त्व के नियम के हिसाब से हो रहे हैं, प्रथम नियम के हिसाब से। अब हम गति का द्वितीय नियम जानेंगे। आ गया ना प्रथम नियम समझ में, तभी द्वितीय नियम समझ में आएगा। देखो, गति का प्रथम नियम ये बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल यानी कि जो घर्षण बल है किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता,
गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद घायल हो सकता है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कर सकती है। हो सकता है, नॉर्मल है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे कि गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि p बराबर mb। ठीक है, संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि जो संवेग है उसमें परिणाम भी बताना पड़ता है, दिशा भी माइनस प्लस दोनों में आती है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, m द्रव्यमान होता है यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है। क्योंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करती है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी ये स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिससे कि संवेग में परिवर्तन होता है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। गति के द्वितीय नियम की अब हम करेंगे क्या, गणितीय गणना। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1 बराबर mu, p2 बराबर mv होंगे। संवेग में परिवर्तन हमेशा p2 माइनस p1 के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन हमेशा mb माइनस mu के समानुपाती होता है और m इंटू वी माइनस यू के भी समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है और m इंटू वी माइनस यू के समानुपाती होती है। यानी कि लगाया गया बल F समानुपाती m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा के m की जगह आ जाएगा के m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी बराबर के एम ए। के यहाँ पर एक स्थिरांक होगा जिसको हम कहेंगे क्या, अनुपातिकता स्थिरांक। ठीक है ना, याद रखेंगे। यहाँ ए समानुपाती v माइनस यू अपॉन टी वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण होता है। के एक अनुपातिकता स्थिरांक होता है। द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक क्रमशः किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर सेकंड माइनस 2 का सेकंड की पावर -2 का त्वरण उत्पन्न करती है। अर्थात 1 इकाई बल बराबर होता है कि 1 ग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार के का मान 1 हो जाता है। समीकरण 8.3 जो कि अभी हमने देखी यहाँ पर, ये के एम है। ठीक है ना, तो F बराबर हो जाएगा एम ए, इसको कहेंगे समीकरण 8.4। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन, आइजैक न्यूटन के नाम से भी कहते हैं, जिसे n द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे आइजैक न्यूटन भी कहते हैं। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय देखते हैं।
क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक की तेज गति से आ रही गेंद को लपेटते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में समय परिवर्तन की दर कम हो जाती है और इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी, इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाया होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों की छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ता है। ये देखो भाई, गति के द्वितीय नियम के गणितीय रूप यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं। समीकरण 8.4 के अनुसार F बराबर m है, ठीक है। उपयुक्त गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, गेंद जो आ रही है उसको लपकने के लिए जो क्षेत्र रक्षक है, जो फील्डर है, गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ये सब चीजें होती है, ठीक है। F बराबर m होता है तो F बराबर हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी। एफ टी बराबर होगा एम बी माइनस एम यू, अर्थात जब F बराबर 0 है तो किसी भी समय t पर v बराबर u हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य हो जाएगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। यहाँ पर उदाहरण आता है आपके सामने 8.1। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? हल यहाँ पर दिया गया है। हमें ज्ञात है कि u बराबर क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड और v बराबर क्या होगा 7 मीटर पर सेकेंड। t बराबर यहाँ पर 2s हो जाता है, m बराबर यहाँ पर 5 किलोग्राम हो जाता है। समीकरण 8.5 से f बराबर होता है m v माइनस यू अपॉन टी। मान रखने पर f बराबर होगा 5 किलोग्राम। 7 यहाँ पर देखो m f लिखा हुआ है ना, यहाँ पर f के बाद आपको m की जगह लिखना है 5 किलोग्राम, क्योंकि m यहाँ पर 5 किलोग्राम है। ये देखो दिख रहा होगा u का मान, v का मान, t का मान, m का मान, ठीक है। तो इसको इस सूत्र में फिट करना है और आंसर आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। अब अगर 5 सेकेंड t बराबर 5s तब तक बल लगाया जाता है तो समीकरण 8.5 को पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v बराबर होगा u प्लस एफ टी अपॉन m, ठीक है। u, f, m और t का मान रखने पर अंतिम वेग आएगा v बराबर 13 मीटर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा। उदाहरण 8.2 देखने को मिल रहा है। आप खुद कॉपी पेन लेके करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। देखो, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने में। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, इसका भी डेरिवेशन है। समीकरण 8.4 जो कि F बराबर m इंटू ए होता है। m1 का मान 2 किलोग्राम है, a1 का मान 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, m2 का मान 4 kg है, a2 का मान 2 ms माइनस 2 है। तो इस प्रकार F1 बराबर होता है m1 a1, यानी कि आपने समीकरण 8.4 तो देखी थी, F बराबर ma होता है ना। तो यहाँ पर F1 के लिए F1 से निकाल लो m1 और a1, F2 के लिए m2 और a2 मान रख देंगे तो F1 का मान ज़्यादा आएगा, यानी कि 10 न्यूटन आएगा, और F2 का मान जो है कम आएगा, कितना, 8 न्यूटन। बस इतना ही कुछ है। 8.3 आप तो देखिएगा, एक कार जो है 108 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से जो है चल रही है, तो ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय ले रही है। तो कार पर ब्रेक लगाने के बाद जो लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखो, कार का प्रारंभिक वेग यहाँ पर u बराबर कितना है 108 किलोमीटर पर हॉर। तो 108 को पहले तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 108 इंटू किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर हो जाएगा, और घंटों में घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60 करते हैं, यानी कि 36 होगा। इसमें क्या करेंगे, ये कर देंगे, बटे में रख देंगे। यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सॉरी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -1, ऐसे बोल सकते हैं, जैसी इच्छा हो ऐसे बोलो। कार का अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है ना, क्योंकि यहाँ पर का मतलब होता है बटा।
मीटर के बटे में आ जाएगा एस, तो -1 लिखा हुआ है वो प्लस में हो जाता है। याद रखेंगे छोटी छोटी चीज़ें। कार का कुल द्रव्यमान होगा 1000 किलोग्राम और कार को रोकने में लगा समय कितना है 4 सेकेंड। तो समीकरण 8.5 का यूज कर लो यहाँ पर। कौन सी है समीकरण? m बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें मान रख दो। f बराबर m का मान 1000 किलोग्राम है, गुणा में यहाँ पर v का मान 0 है, u का मान -30 हो गया है ना, मीटर से पर सेकेंड या जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 4s कर दीजिएगा। यहाँ पर 4s जो है आपका टाइम है, ठीक है, बटे में है वो। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करोगे तो -7500 n आएगा। न्यूटन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको कहते हैं न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर यह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है। माइनस का चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब वो प्लस, नेगेटिव का मतलब भाई यही होगा कि पॉजिटिव है तो उसी दिशा में है, नेगेटिव है तो उसके विपरीत दिशा में है, ठीक है। चलो 8.4 क्वेश्चन देखो। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है और द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण प्राप्त होगा? देखो 8.4 के हिसाब से वही फॉर्मूला आपको लगाना है। समीकरण 8.4 F बराबर m है, बस इसको बटे में करना है, ठीक है ना। F बराबर m है तो m इधर लेते ही आपके यहाँ पर F बटे a हो जाएगा। त्वरण a1 अलग है, a2 अलग है, उस हिसाब से यहाँ पर मान रख लेना। a1 का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, a2 का मान 20 है, f का मान 5 है, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन बटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0.50 किलोग्राम आ जाएगा। m2 का इसी टाइप से आपके कितना आ जाएगा 0.25 किलोग्राम। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी डेरिवेशन आपको कॉफ़ी पेन के बिना तो नहीं होगा। जब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिलाएंगे तो 0.50 प्लस 0.25 करेंगे तो 0.75 आंसर आ जाएगा इसका किलोग्राम में। अब पूरा द्रव्यमान देखते हैं तो a बराबर f बटे m करेंगे तो 5 न्यूटन तो f का मान है, बटे में जो आपने ये m प्राप्त किया है 0.75, इसको बटे में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से 8.5 की बात करें तो एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 8.9 में दिखाए अनुसार बनाया गया है। गेंद को विराम अवस्था के लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा? तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, इस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर गेंद का प्रारंभिक वेग दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। मेज के द्वारा गेंद पर जो घर्षण बल लगने के कारण गेंद का वेग हुआ है 10s में 0। चूंकि वेग और समय का ग्राफ आपको दे रखा है तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर त्वरण का सूत्र v माइनस यू अपॉन टी। v का मान 0 है, u का मान 20 है, बटे में टाइम जो है 10 सेकेंड है। इसको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब घर्षण बल निकालना है इसी में, तो घर्षण का सूत्र आपको पता होगा, F बराबर क्या होगा ma। घर्षण बल का सूत्र याद रखना, F बराबर ma। तो यहाँ पर m का मान 20 है, बटे में आपके a है, त्वरण यहाँ पर 1000 है किलोग्राम इंटू सॉरी यहाँ पर m का मान तो आपके सामने है 20 बटे 1000 किलोग्राम और त्वरण का मान है 0.02 जो कि अभी अपन ने ऊपर निकाला है वो। इसको गुणा करेंगे तो 0.0004 आंसर न्यूटन में आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह जिसकी विपरीत दिशा को दर्शाता है कि घर्षण के विपरीत दिशा में लगा हुआ है। ये चीज़ें थी, आप खुद करेंगे सोल्व तो इजी वे में हो जाएगा। देखो नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको NCERT एग्जाम्पलर जो है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। गति का तरते नियम भी आप देख लीजिएगा। देखो पहले दोनों गति के नियम, पहला तो जो जड़त्व का नियम था, दूसरा अपन ने पढ़ लिया अभी हाल फिलहाल, और तीसरा ये था। पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है और इनसे हमें बल की मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारते हैं। इसी क्रम में जो है विपक्षी टीम भी क्या करती है, खिलाड़ी से टकरा जाती है।
इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः वो दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों की क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र 8.10 में दर्शाया गया है। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिणाम में समान, परंतु इन दोनों की दिशा क्या होगी? परस्पर विपरीत होगी। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया, दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। यहाँ पर इस टाइप से आप लोग देख पा रहे होंगे ए और बी में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की स्प्रिंग एक तरफ है, इसकी एक तरफ है, फिर भी दोनों पर बल एक दूसरे की तरह लग रहा है, तो इनके बल तो जो है समान रहेगा, परंतु इनकी बल की दिशा जो है विपरीत। यानी कि इनकी क्रिया तो समान है और प्रतिक्रिया जस्ट विपरीत आएगी, ये रहता है। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। और यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं या नहीं? हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाते हैं जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यह देखो, यह जानना आवश्यक है, यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है और नाव पर लगने वाली प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। ये देखो, इस टाइप से ये बंदूक दिख रही है, गोली पर लगने वाला त्वरित बल, और यहाँ पर देखो बंदूक पर आरोपित प्रक्षेपित बल। इसी टाइप से ये दिख रहा होगा। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है, तो नॉर्मल सी बात है ना। नहीं पता है तो आप खुद कर लीजिएगा, होता है। क्रियाकलाप 8.4 देखो, दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र 8.13 में कहा गया है। ये देखो भाई, इस टाइप से है ना। अब यहाँ उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दे। अब उसे थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें भी प्रत्यक्ष ताक्षणिक बल अनुभव करते हैं? आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींच लें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंके तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। अब दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दें और एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर आकार के 12 mm और 18 mm मोटे प्लाई बोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केट बोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इनका जो है सीधी रेखा में गति करना कठिन है। अब देखो, पूरे चैप्टर का सार देख लेते हैं कि हमने आखिर क्या सीखा। गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यानी कि कोई असली बल कार्य न करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है और इसका SI मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। अगला देखो, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में होता है। बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है और प्रतीक N द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका ऐसा ही महत्व क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। अब ये अभ्यास के प्रश्न है, इनको आपको छोड़ना नहीं है, खुद से ही करना है, ठीक है ना। जैसा भी आपको लगे कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करो या 9th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। इस टाइप से हमारा जो ये चैप्टर है वो भी फिनिश होता है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपने चैप्टर को पढ़ते रहेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। बल और गति का नियम क्लास 9th विज्ञान विषय का 8वां चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।